नमस्कार। अब क्या होने वाला है? युद्ध एक खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुका है। युद्ध मतलब युद्ध विराम। अमेरिका और ईरान ऐसे दांव पे चल रहे हैं जिसमें लगातार परिस्थितियां उलझती जा रही हैं और सबसे ज़्यादा बोड़मपंथी के उदाहरण बन रहे हैं। मतलब इतिहास में कुछ जोकरी टाइप की जो चीज़ें लिखी जाती हैं उनमें से इस बार अमेरिका की नीतियां लिखी जाएंगी। क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब एक एक दिन भारी पड़ता जा रहा है। एक बयान दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने और पीटर हेगसेट ने भी, दोनों ने, कि अब हम तो रिलैक्स हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, अनिश्चित काल के लिए युद्ध विराम हो गया और अब ईरान की घड़ी की सुइयां टिक 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 कर रही हैं। मतलब वो उनके लिए वक्त तेजी से निकल रहा है, हम तो इत्मीनान में हैं। लेकिन क्या ये सही है या इसका उल्टा सही है? कहां पे डोनाल्ड ट्रंप के पास बहुत कम समय बचा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप अब बिना शर्त समर्पण करने के नजदीक पहुंच गए हैं? क्या हो रहा है? इतनी बेचैनी क्यों है? इसको हम समझेंगे। हम जानेंगे कि ये घड़ी की सुइयां जो टिक 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 कर रही हैं, इनकी आवाज़ तेज़ कौन सुन रहा है? ईरान सुन रहा है। ईरान का जिक्र करने वाला डोनाल्ड ट्रंप। कौन से हालात हैं? और इन घड़ी की सुइयों के जब शून्य पर पहुंचेंगी, यानी जब काउंटडाउन ख़त्म होगा, उसके बाद दुनिया में क्या होने वाला है? कौन कौन सी जगह जहां जाके समझौता होगा और जहां जाकर चीज़ें ठहर जाएंगी, इसको भी समझेंगे। मैं हूं ब्रजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। अमेरिका में 1973 में एक कानून बना था, वॉर पावर रिजोल्यूशन। वॉर पावर रिजोल्यूशन डोनाल्ड ट्रंप के हलक में अटक गया है। जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हमारी तरफ से तो सब कुछ कंट्रोल में है, हम तो रिलैक्स हैं, हमने ब्लॉकेड लगाया हुआ है, ईरान की धुकधुकी बधी हुई है, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप की वो रणनीति दिखती है जिस पे उन्होंने अमल किया, यानी ब्लॉकेड लगा दिया। ब्लॉकेड लगाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप बैठ के अपना जो है वो भजन कर रहे हैं और हर 5 मिनट में घड़ी देख रहे हैं, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, ईरान डरा क्या, डरा क्या, डरा क्या। पर ईरान ना तो डरता दिख रहा है, ना घबराता दिख रहा है। और जब ईरान रिलैक्स रहता है तो डोनाल्ड ट्रंप की दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। अब ब्लॉकेड आपने जब लगाया तो ये सोच के लगाया कि अब मैं ब्लॉकेड लगा दूंगा और ईरान तो तड़प जाएगा, उसकी दुकान के बाहर मैंने बैरिकेड लगा दिया, अब कोई ग्राहक ही नहीं आ पाएगा, ग्राहक नहीं आ पाएगा तो ये तो भूखा मर जाएगा। अरे भाई, ईरान के धंधे पे तुम सालों से पहले ही ब्लॉकेड लगाए हुए हो, उसका तेल कोई नहीं खरीदता। बड़े बड़े देश डर डर के तेल खरीदना बंद कर चुके हैं। आज तो एक गाते हुए भी दिखा, देखो हमने कहने पे आपके तेल खरीदना बंद कर दिया। बहरहाल, तो अब जब आप ये सिचुएशन देखते हैं तो ईरान रिलैक्स है, तो अब आप कहेंगे तो अमेरिका में क्यों धुकधुकी है? तो अमेरिका में धुकधुकी के कई कारण हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में जो अमेरिका की सुरक्षा थी, लंबी चौड़ी मोटी तगड़ी, उस सबको उठा के लगा दिया है हिंद महासागर में, ईरान के चक्कर में। जैसे कि यूएसएस अब्राहम लिंकन खड़ा होता था साउथ कोरिया के पास में कि भैया वो किम जोंग कुछ करेगा तो काम आएगा, वो जापान पे कुछ करेगा तो काम आएगा, अगर चीन करता है कुछ ताइवान पे तो काम आएगा। तो ये लोग उसको वहाँ से उठा लाए हैं। तो पूरी दुनिया के, मतलब एक जगह पे एक साथ 3 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर अगर कहीं पे हैं तो वो अभी लंबे समय बाद, किसी को याद भी नहीं इतिहास में कब इतना हुआ, इतना फौज पाटा जमा कर लिया है। 50,000 सैनिक इकट्ठे किए हुए हैं। सारे सैनिक अड्डे टूट चुके हैं, फूट चुके हैं, उड़ चुके हैं, वो अलग कहानी। तो इससे घड़ी टिक टिक की बात कहाँ से आई? घड़ी टिक टिक की बात आती है 1975 के कानून से, वॉर पावर रिजोल्यूशन, जो ये कहता है कि राष्ट्रपति को अपनी मर्जी से किसी देश पे आक्रमण करने का अधिकार नहीं है। मैंने वीडियो बनाया था आपको। और राष्ट्रपति को अगर आक्रमण करने का अधिकार नहीं है
तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे किया? तो डोनाल्ड ट्रंप ने कानून का पालन किया और राष्ट्रपति को जो अधिकार वो मिलता है वहाँ के सदन से, वहाँ की संसद से, जो कि वहाँ का कांग्रेस कहलाता है, लोअर हाउस। अभी 1 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ जाके 2 मार्च को अनुमति ली थी और जो 60 दिन की अनुमति इनको दी गई थी वो 60 दिन खत्म हो रहे हैं 1 मई को, यानी आज है 25 अप्रैल। 6 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से युद्ध लड़ने का जो उनका अधिकार है वो उनसे छिन जाएगा। यानी 6 दिन बचे हैं, इस बीच में अगर कोई समझौता हो जाए तो हाथ में कुछ आ जाएगा, और समझौता नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ये जो ब्लॉकेड लगा के रखोगे, इतनी फौज फाटा तैनात किया हुआ है, इसकी अनुमति कांग्रेस नहीं देगी, क्योंकि इसकी भी एक कीमत है। तो आप सिचुएशन समझिए कि इस 6 दिन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को कोई ना कोई एक समझौता करना है। इसीलिए वो रोज 50 ट्वीट करता और कहता हम आराम से बैठे। अरे तुम आराम से बैठे हो, तुमको इतनी घुड़ुक क्यों हो रही है तुम्हारे अंदर से, जो बार बार ट्वीट कर रहे हो? इसका मतलब तुम बेचैन हो, तुम आराम से नहीं बैठे हो। दूसरी समस्या ये है कि ये लड़ने के लिए जब आए थे वहाँ से, तो ये नेतन्याहू ने, आपको पता है, इनको समझा दिया था हफ्ते भर में निबट जाएगा, सब हो जाएगा, हम लोग नेताओं को मार देंगे, अपना कब्जा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब हो चुके हैं 60 दिन। अमेरिका फर्स्ट वाली पार्टी के आदमी है ये, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले। मागा वाला पूरा क्राउड पहले से इनके खिलाफ है। यानी इनके जो रिपब्लिकन हैं, इनकी जो पार्टी है उसके अंदर ही 2 फाड़ हैं, आधे लोग इनके पक्ष में नहीं हैं। अब अगर ये कांग्रेस के पास कराने जाएंगे तो वहां पर ये संकट में पड़ सकते हैं। अगर पास नहीं हुआ तो मुसीबत। वैसे तो ये अभी गए भी नहीं है, अगर जाएंगे भी तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको 1 महीने का टाइम मिलेगा। लेकिन करोगे क्या 1 महीने में, या इन 6 दिन में भी अगर डोनाल्ड ट्रंप सोचे कि कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा, हम ईरान के पुल तोड़ देते हैं, बिजली घर उड़ा देते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं, वो करने के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप की हैसियत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप एक कमज़ोर अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, या कहें कि एक राष्ट्रपति ऐसे जिसने अपने अमेरिका को ही कमज़ोर कर दिया। छोटे छोटे देश आंख दिखा रहे हैं। स्पेन ने कह दिया था मेरे ऊपर से हवाई जहाज उड़ा के नहीं जाओगे तुम ईरान के पास हमला करने। डोनाल्ड ट्रंप को बुरा लगा। नेटो में इन्होंने चिट्ठी लिखी, आज ही की घटना है, कि भाई इसको बाहर करो, नेटो से निकालो। जर्मनी ने कहा हेलो मिस्टर, कोई नहीं निकाला जाएगा, यहीं रहेंगे ये। क्यों? नेटो में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं किसी के कहने पे किसी को निकाल दिया जाए। अपना सा मुंह लेके बैठ गए। एक ज़माने में अमेरिका नेटो को पूरे हाँकता था, ख़त्म, तो ताकत ख़त्म। क्यों ख़त्म? क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं। ईरान से पिट चुके हैं, तो मोहल्ले की जो दादागिरी थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि चौराहे पे पिटते हुए लोगों ने देख लिया। दूसरा, इन दादा भाई के साथ क्या हो रहा है, ये पिट तो चुके ही हैं, इनके पास असला भी ख़त्म हो गया है। अगर आप असला पे जाएं तो आपको जो सिचुएशन दिखती है वो ये दिखती है कि इनके पास में जो सेना है अमेरिका की, उसके पास में आज तक की सबसे खराब स्थिति है। क्या स्थिति है, जो मैं आपको सीधे ब्रेकअप बता रहा हूँ, जानना ज़रूरी है। $1.8 मिलियन का की एक मिसाइल होती है, JASSM-ER। ये क्या होती है? कुछ नहीं होती, एक सामान्य सी मिसाइल होती है। वो मिसाइल जो हवाई जहाज में लटका के जाती है और ऊपर से मारते हैं हवाई जहाज से ज़मीन पे, मतलब हवा से ज़मीन पे मार करने वाली। अब आप सोचिए कि 15 करोड़ रुपए की मिसाइल, 1100 मिसाइल इनकी फूक चुकी है। 16,500 करोड़ रुपए की तो JSSM मिसाइल ये लोग फूक चुके हैं, 1100। टॉम हॉक मिसाइल, इनका आपको पता है किस काम आती है। ऐसे ज़मीन पे इनको उस पूरे एयर डिफेंस सिस्टम के साथ रखा जाता है, जैसे ही कोई निकलता है तो उसको मारने के भी काम आती है और एक जगह से दूसरी जगह भेजने पे भी। तो ये जो है करीब 29 करोड़ रुपए की एक मिसाइल है, 30 करोड़ की, 29.9, 30 करोड़ रुपए की एक मिसाइल है। 29,900 करोड़ रुपए ये खर्च कर चुके हैं 1000 मिसाइलों पे। पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल जो है इनकी, वो 33 करोड़ रुपए की एक है। मतलब वो उधर से एक दिवाली का रॉकेट भी छोड़ दे तो ये ऐसी 25 मिसाइल छोड़नी पड़ती हैं इनको उसको मारने के लिए। और वो 39,000 करोड़ रुपए की, कुल मिला के
युद्ध पे जो अभी तक ये 2,91,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 2,91,000 करोड़ रुपए। अब आप इस सिचुएशन को देखिए कि अगर इसमें बाकी चीज़ें मिला ली जाएं, जितने मिलिट्री बेस उड़ गए, बाकी चीज़ें उड़ गई, अभी तो यूएई वगैरह कंपनसेशन भी मान रहे हैं, तो ये जो बड़ा खतरा है इनका, वो खतरा इनका भयंकर बढ़ा हुआ है। अब ये हुआ है, दूसरी तरफ इनके हथियार तेजी से खाली हो गए। देखिए डिटेल्स तो बहुत सारी हैं, उसमें जाने का मतलब नहीं है, लेकिन कुल मिला के ये JASSM-ER मिसाइल 1100 इस्तेमाल कर चुका है। ये क्या होती है? अरे कुछ खास नाम ऐसा देख के मत पड़िए चक्कर में। हवाई जहाज़ के अंदर फिट करके जो मिसाइल जाती है और वहाँ हवाई जहाज़ से मारते हैं और ज़मीन पर जाके टकराती है, वो मिसाइल होती है। ये पहले 2300 मिसाइल थी, अब इनके पास बची हैं कुल, मतलब उसमें से 1500 ये खर्च कर चुके हैं। और अगर ये जो अलग अलग जगहों पर इनकी रहती है ना, कुछ कोरिया के पास रखिए, कुछ जापान के पास लगानी पड़ती है सबकी रक्षा करने के लिए, सब जगह के दादा हैं, तो इनके पास अब 400 मिसाइल बची हैं, कुल 400। टॉमहॉक मिसाइल 1000 से ज़्यादा ये फायर कर चुके हैं, जितना खरीदते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा, और एक $3.6 मिलियन की होती है। पैट्रियट मिसाइल 1200 इंटरसेप्टर मिसाइल ये लोग खर्च कर चुके हैं। अभी यहाँ पे इजराइल बाकी हथियार छोड़ दो, क्योंकि अब देखिए मैं आपको बताऊँ, कुल मिला के 2025 के उत्पादन से दुगना है और ये $4 मिलियन के आसपास है। और अगर इस सब को छोड़ दे कुल मिला के तो करीब 3.3 लाख करोड़ रुपए, 3,30,000 करोड़ रुपए का पत्ती लगा चुके हैं, फूंक चुके हैं। लेकिन आप इन सब चीज़ों को छोड़ दो, जो कॉस्ट आने वाली है वो ये आने वाली है। एक तो इनका खाली हो गया, असली मसला है कि रिप्लेनिशमेंट का मतलब ये है कि वो एक ईरान है, वो तो लगातार ड्रोन बना रहा है, भर लेता है अपने, एक मिसाइल उड़ती है तब तक दूसरी बनाने में लग जाता है, 3 दिन में ख़त्म कर लेता है। अभी इतने दिन के युद्ध विराम में उसने जितने हथियार फूके थे ज़्यादातर पूरे कर लिए, वो उस लेवल पे काम करता है। इनकी समस्या ये है कि इनकी मिसाइलें वापस आने में भी बहुत टाइम लगेगा बनने में। जो इजराइल के हथियार सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं भाई, उसके 3 एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहे हैं, उनकी मिसाइलें हैं, वो सारे हथियार उसको चाहिए होंगे, वो बनाने पड़ेंगे, वो बनाने में टाइम लगेगा। अभी जो टोटल इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके हिसाब से इनको कम से कम 2 साल लगेगा अपने प्रीवियस लेवल पे पहुंचने पे, जो हथियार इन्होंने ख़त्म किए हैं। और इस सिचुएशन में अमेरिका फंसा हुआ है। तो अब आप सीन दोबारा से समझते हैं। 6 दिन बचे हैं, 6 दिन में सामने वाले को डराने के लिए या हानि पहुंचाने के लिए, दोनों ही स्थितियों के लिए आपके पास हथियार नहीं है। और पूरी दुनिया जान चुकी है कि आपका हथियार नहीं है। और यहाँ तक कि आपको स्पेन भी हड़का ले रहा है, नेटो में कोई आपको पूछ नहीं रहा है, यानी आप कमज़ोर हालत में हैं। इस कमज़ोर हालत में डोनाल्ड ट्रंप व्यग्र भी हैं, बेचैन भी हैं। आप देखते हैं कोई अजीब अजीब रोज़ बयान आ रहा है। अब उनको क्या करना है? उनको अपनी इस कमज़ोर हालत में अमेरिका में मुंह दिखाने लायक बनना है। 6 दिन बाकी हैं, यानी कोई भी समझौता हो जाए। अब कोई भी समझौता क्या हो सकता है, इसको लेकर तरह तरह की राय हैं। और उन राय के बीच में अब सीन दूसरा ये भी बन रहा है कि ये डरे हुए भी हैं। ये डरे हुए भी इसलिए हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि भाई ईरान के साथ में अब मैं क्या करूं। ये डर ही नहीं रहा है, मतलब सामने वाला ना डरे तो इस बात का भी डर रहता है। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में ये कोशिश कर रहे हैं कि एक माहौल बनाने की। तो एक खबर प्लांट पकड़ाएगी पूरी दुनिया में। क्या बोले? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि मुझे कोड दे दो परमाणु बम चलाने का, मैं परमाणु बम चलाना चाहता हूँ। एक जनरल ने, अब ऐसी खबरें होती है ना, अखबार को सूत्रों के मुताबिक मिलती हैं कि कोई अगर कह भी रहा है सरकार का आदमी तो आप उससे सवाल पूछ सकते हो, यहाँ तो कोई कहने वाला ही नहीं है। तो बोले एक जनरल ने रोक दिया। अरे भाई, वो कमांडर इन चीफ है पूरी सारी आर्मी का, किसी जनरल की हिम्मत नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप को इनकार कर दे। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ऑर्डर है दो, तो देना पड़ेगा, वरना वो खड़े खड़े अरेस्ट करवा सकता है। वो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। तो क्या हुआ? लेकिन हमको फैलाना था कि ट्रंप मारना चाहता था भाई साहब परमाणु बम पे, ताकि ईरान डर जाए, समझौता कर ले। और डरने वाले आइटम ही नहीं है भाई। अब हुआ क्या, ये खबर भी फैलाई गई लेकिन ये बेकार हो गई। अब समस्या ये है कि इस पूरी सिचुएशन में अब अगर क्या करें, तो ये क्या करें, पंगे ले रहे हैं। अब पंगे ये ले रहे हैं, खुद ने तो युद्ध विराम घोषित कर दिया है।
आप समझ में आ रहा है कि इनको लगा कि हम पूरी नाकाबंदी करके आराम से बैठेंगे, वो आके हमारे आगे आके गिड़गिड़ाएगा। अब गिड़गिड़ा तो रहा नहीं है, अब क्या करें? तो युद्ध विराम हमने ही घोषित किया है, अनिश्चितकाल के लिए किया है, तो ईरान पे आरोप लगा दो युद्ध विराम तोड़ने का, तो क्या करें? अब इन्होंने घोषित कर दिया कि जो नाव हैं, नौकाएं होती हैं छोटी छोटी, तब 2 कार के बराबर लंबी, एक समझ लो ज़्यादा से ज़्यादा, वो वहाँ पर पूरी पेट्रोलिंग कर रहे हैं हारमूज में, कोई जहाज़ तो नहीं जा रहा है ईरान की। तो ये इन्होंने कहा हम तुम्हारी नौकाओं को मार देंगे। मार कहाँ से देगा भाई, तू हिंद महासागर में बैठा हुआ है, वहाँ कहाँ से हारमूज जलडमरू मध्य है, कोई बड़ा जहाज़ तो है नहीं, छोटी सी नाव है, क्या वहाँ से निशाना मारेगा? जो भी है, पर ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से अगर कुछ हो, हम 2 नाव में गोली मार दे, किसी तरीके से ईरान भड़क जाए। तो दिक्कत ये, भड़का भी लोगे उसको तो क्या करोगे? हथियार भी तो तुम्हारे पास नहीं है। अब जितने बच्चे कुछ हथियार हैं, अगर वो भी निकाल दिए, तब तो दूसरे मोहल्ले का दादा आके इधर कब्जा कर लेगा, मतलब चीन मीन जो है वो एकदम पूरा उड़ा देंगे इसको। तो इस सिचुएशन में ये बुरे हाल में फंस गया है। दिक्कत ये है, और गड़ी बड़ी अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं इसके साथ में, बुरे शकुन भी हो रहे हैं, अंधविश्वासी भी। हुआ क्या है कि एक जहाज़ था, हरमुज जलडमरू मध्य पे जा रहा था, थाईलैंड के किनारे पहुंचा और उसके साथ एक बड़ा कांड हो गया। अब आप हंसोगे, जो जहाज जा रहा उसके ऊपर अटैक हो गया बंदरों का। हाँ, कौन से बंदर? जो अपने यहाँ लाल मुंह के बंदर होते हैं, वैसे वाले बंदर का। और उन्होंने जो है वहाँ पे इसके लोगों को घायल कर दिया। अब उससे जाहिर बात है कि एक मनोबल गिरता है। इस बीच में एक रिपोर्ट आई है पेंटागन की, उनके रक्षा विभाग की, कि भाई साहब आप अगर ग्राउंड इन्वेशन करना चाहते हो, अगर आप ज़मीन पे कब्जा करना चाहते हो, घुसना चाहते हो, तो क्या करोगे? बोले नहीं घुस पाओगे। कैसे? बोले आज भी अगर युद्ध खत्म हो जाता है तो हरमुज जलडमरू मध्य से ईरान को बारूदी सुरंगें हटाने में 6 महीना लगेगा, इसलिए भूल जाओ वहाँ उसके बारे में। ग्राउंड इन्वेजन करने जाओगे तो आपको उसी रास्ते पे जाना पड़ेगा जो एक लाइन ईरान ने खींच दी है, यहीं से जहाज जाएगा, यहीं से आएगा। वैसे भी समुद्र के अंदर जो है कैसा नहीं है कि कहीं भी मुंह उठा के निकलिए, आपको क्या पता नीचे चट्टान है, कहाँ क्या है, तो जहाज को एक तय रास्ते पे चलना पड़ता है। तो उस रास्ते से जाना, उस रास्ते से आना, और उस रास्ते सारे के सारे ज़बरदस्त ईरान की निगरानी में है। बाकी इधर उधर जाने पे माइंस हैं, तो ग्राउंड इन्वेशन भी नहीं हो सकता, और वो भी करोगे, हथियार कहाँ हैं, उसके लिए पैसा कहाँ है, और अभी वहाँ पे आपके समर्थक पीछे पड़े हुए हैं। तो सिचुएशन क्या है? अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, पीछा छोड़ दे मेरा, बस जो लेना ले ले, पर पीछा छोड़ दे। तो अब जो समझौते का शेप बनने वाला है, तमाम अकड़ वकड़ के बावजूद, अब डोनाल्ड ट्रंप का समझौता ऐसे पर्ची पुंगी बना के इनकी जेब में डाल दिया गया है। और जो समझौते की पिक्चर अभी तक सामने आ रही है, अलग अलग जानकार लोग बता रहे हैं, वो पिक्चर ये है कि अब यहाँ पे सिर्फ एक मांग मानी जा सकती है, वो ये है परमाणु प्रसंस्करण वाली, क्योंकि युद्ध से पहले ईरान उसको मान गया था। लेकिन उसमें अवधि का चक्कर, ईरान कह रहा है कि अभी तक अभी जो खबरें आई थी उसमें यह था कि ईरान कह रहा है 5 साल के लिए छोड़ सकता हूं मैं, क्योंकि अब आपका रंग देख लिया, आपकी हरकतें देख लें। और वो कह रहा है कि 20 साल के लिए छोड़ो। तो 10 में एक समझौता ये हो सकता है कि चलो 10 साल के लिए मान ले ईरान। दूसरा, लंबी दूरी की मिसाइल खत्म करने का, तो ये तो ईरान कहेगा भाई अब तो और ज़रूरी है, तुम्हारी हरकत दिली, अब तो हमको ऐसी मिसाइल बनानी जो अमेरिका में जाके मार करे, वरना ये तो एक तरफा वॉर हो जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 2 मांग अगर ईरान मांग भी लेता है तो हरमुज पे हमेशा के लिए कंट्रोल उसका आ जाएगा, जो वो चाहता है, और उसको ये छोड़ नहीं ले पाएंगे उससे। दूसरा, उसने एक कानून अपने संसद में पास कर दिया कि भाई अब इसका नाम फारस की खाड़ी था, फारस की खाड़ी है, और फारस की खाड़ी रहेगा। फारस मतलब ईरान का पुराना नाम, पर्शियन गल्फ, पर्शिया, तो वो ही रहेगा, मतलब ये हमारी मानी जाएगी। तो ये पक्का हो गया कि उसका कंट्रोल रहेगा। इसके अलावा वो अपना पैसा जो है वो छुड़वा लेगा, कहेगा जब 2 चीज़ दे रहा हूँ ना भाई, तो तुम भी कुछ दो। बोले क्या? बोले जो जितना पैसा है उसको छोड़ो, तो तुमने मेरा दबा के रखा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो अरब देश हैं, ये लोग भी अब पीछे पड़ गए, यहाँ से ले जाओ भैया तुम अपना टीम टाम उठा के, अपना ये जितने तुमने बेस बनाया हुआ है, तो वहाँ से बेस भी हटेंगे, ये भी है। तो ईरान कुल मिला के बेइज्जती, डबल बेइज्जती, ट्रिपल बेइज्जती लेके अमेरिका को वापस भेज रहा है।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।